आपको तो जैसे पूरे मुस्लिम समाज का मतलब दुश्मन प्रस्तुत किया गया। आपने जितने भी एनकाउंटर किए उसमें मुस्लिम्स हैं, तो सिर्फ क्या मुसलमानों के प्रति आपका कोई द्वेष भाव जैसा ऐसा था? पुलिस जब कार्यवाही करती है तो सामने क्रिमिनल को देखती है। क्रिमिनल किस समूह से आता है उसका पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। आतंकवादियों का इरादा था गुजरात को दूसरा कश्मीर बनाना। नहीं, ये जो मीडिया का नैरेटिव रहा कि सब आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते, लेकिन आपने जिनका एनकाउंटर किया सारे आतंकवादी मुस्लिम ही थे। आपको अगर मैं कहूं कि यूपी में आप ऐसे कर्मठ पुलिस ऑफिसर होते तो जो एनकाउंटर्स को आज भी दिखाया जा रहा है कि यूपी के अंदर एक चुन चुन करके मतलब एनकाउंटर्स सिलेक्टेड होते हैं, उसमें वंजारा साहब जो होते तो क्या करते? आतंकवादी जब बुलेट चलाता है तो फिर पुलिस है, तो पुलिस के पास भी तो हथियार है। वो हथियार कोई शोभा के थोड़ा ही है, वो सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा ही है। तो गोली चलती है तो गोली तो चलानी पड़ेगी, चाहे गुजरात हो या तो यूपी हो। आई वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई कम्युनिटी इन गुजरात स्टेट। क्या बात है। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू का शिष्य हूँ, और दूसरी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। ये दो बातें मैंने कभी नहीं छुपाई। ये दोनों बातों का मुझे गौरव था, गौरव है और गौरव रहेगा। नमस्कार, नमो नारायण। पश्चिम रेलवे के अंदर सफर करते हुए एक फेरी वाला कह रहा था, संभल जाओ अभी तो चाय वाला है, गाय वाला आएगा तो खैर नहीं। और गाय वाले को आप देख रहे हो, बाबा जी का बुलडोजर। लेकिन जनता जनार्दन को ये इंसाफ पसंद नेता कब पसंद आते हैं? जब इंसाफ करने वाले इन मंत्रियों के साथ एक काबिल पुलिस ऑफिसर होता है। आज यूपी के अंदर जितने एनकाउंटर हो रहे हैं उनका श्रेय बाबा जी को जरूर मिलता हो, लेकिन उन काबिल पुलिस वालों को शत शत नमन है, शत शत सलाम है। जनता जनार्दन चाहती है कि जम के ऐसे एनकाउंटर करो जो आम इंसान के जीवन में अशांति फैलाते हैं। और ऐसा ही एक भव्य, दिव्य, अद्भुत और सुपर कॉप गुजरात ने दिया, डीआईजी वंजारा। ये वो नाम था जो एलईटी के आतंकवादियों के अंदर, या यूं कहिए, या ये वो नाम था जो आतंकवाद और आतंकवादियों के अंदर थर थरा कर उनको कंपा देता था। डीजी वंजारा मतलब एक मौत की सुपारी। आप कानून के खिलाफ चले नहीं कि डीजी वंजारा की गोली चल जाती थी, लेकिन कब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ सख्त टिप्पणियां की, ऐसे काबिल अफसर को 9 साल जेल में रहना पड़ा। उनको एक फेक एनकाउंटर केस में फंसाया गया था, इशरत जहां और सोहराबुद्दीन के केस में। मीडिया ने, विपक्षी पार्टियों ने उनको खूब फंसाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात का ये शेर दहाड़ कर बाहर निकला। और आज ये शेर संतों के साथ जो काम कर रहा है, समाज के लिए जो काम कर रहा है, वो अद्भुत उदाहरण है। ऐसे शेर के साथ आज हम और आप संवाद करने जा रहे हैं। प्रेजेंटिंग टू यू द सेकंड एपिसोड ऑफ द मंक टॉक्स विथ रिस्पेक्टेड डीआईजी वंजारा साहब। डीजी वंजारा। डीजी वंजारा। डीजी वंजारा। डीआईजी डीजी वंजारा। डीजी वंजारा। कौन है डीजी वंजारा, वो भी आप जान लीजिए। 2002 से 2005 तक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे। उनकी इस पोस्टिंग के दौरान करीब 20 लोगों का एनकाउंटर हुआ। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस। क्या वो एनकाउंटर फर्जी थे या पूरी तरह से जेन्युइन थे? सबसे कम एनकाउंटर है वो गुजरात में हुए थे, फिर भी सिर्फ गुजरात की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके पीछे एक्स्ट्रा लीगल पॉलिटिकल रीजंस वेयर देयर। भगवान के वहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान थे, लेकिन मोदी ने उन्हें जेल में छोड़ दिया। ये आरोप है मोदी के खास अधिकारियों में शुमार रहे पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा का। Once known to be close to Narendra Modi, Manzara attacked Amit Shah and Modi in his 10-page resignation letter. साबरमती जेल में सड़ रहे डीजी वंजारा नाम के मोदी के दुलारे और प्यारे पुलिस वाले ने उनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। I am a proud policeman. कहीं ना कहीं जो चार्जेस लगाए गए थे उनके ऊपर वो फर्जी थे।
डीजी वंजारा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं कहूँगा कि आज तक आपने काफ़ी कुछ जो जीवन के उतार चढ़ाव देखे, उसमें एक वर्ड आया था इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन तो बहुत होते हैं, लेकिन आज हम इंट्रोसेप्शन पे चलेंगे, आत्मचिंतन के ऊपर, आत्मविश्लेषण के ऊपर। आपने इस देश को जो दिया है, अगर मैं ठीक से बोल रहा हूं तो सन 2000 से जो एक भगवा क्रांति चली, हिंदुत्व के अंदर जो जागरण चला, अगर उस इतिहास के अंदर हमारे माननीय डीजी वंजारा साहब, एटीएस चीफ रहे आप, काफ़ी और पदों पर भी रहे, आप बताएंगे, अगर उनको माइनस कर दें तो फिर ये क्रांति बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देती। आप वो मील के पत्थर हैं जिस पर ये हिंदुत्व की पूरी इमारत बनी। लेकिन इस देश को जो आपको सम्मान देना चाहिए था, आपको जो रुतबा देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कम है। क्या आप ऐसा हृदय में वो महसूस करते हैं? स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ जी कि आज इस द मॉन्ग टॉक्स के कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जी आपने बहुत कुछ मेरी तारीफ की, ये आपकी महानता है। मैंने मेरे जीवन में जो भी कुछ किया जी वो एक पुलिस अधिकारी के नाते जो मेरी फर्ज में आता था वही किया। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी आपको बताऊं, उसके पहले तो मेरी खुद की एक ये बहुत बड़ा आज मैं एक सौभाग्यपूर्ण ये दिवस समझता हूँ जी कि आज मैं आपके जैसे संत के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप एक संत ही नहीं है। जब मैं आपको देखता हूँ और आपके जीवन के बारे में जो भी मैंने जाना है, आपने जो भी राष्ट्र के लिए कुछ किया है, आपने जो भी हिंदुत्व के लिए किया है, तो ये आपके जीवन की झलक को देखने के बाद मुझे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी याद आते हैं। क्या बात है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, पूरी मानवता को आतंकवाद से बचाने के लिए उन्होंने योद्धा पैदा किए उस जमाने में, जी जो मुगलों के सामने लड़े जी और अफगानों के सामने लड़े। और हिंदुस्तान की जो सरहद है वो महाराजा रंजीत सिंह के समय में बिल्कुल आधे अफगानिस्तान तक, मतलब खैबर तक हिंदुस्तान की सरहद उन्होंने पहुंचा दी थी। उन्होंने जो योद्धा पैदा किए, उन योद्धाओं का नाम था संत सिपाही। जी संत सिपाही। संत सिपाही। तो मैं जब आपको देखता हूँ और आपके जीवन के बारे में मैं जानता हूँ, आपने जो भी कुछ इस देश के लिए किया, भगवा क्रांति के लिए, आपको भी बहुत कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई। आपने जो भी किया या तो नहीं किया, और कोर्ट में से तो आप निर्दोष होकर बाहर निकलते हैं। तो लेकिन आपने जो भी किया इस देश के लिए किया, तो आप आज मेरे समक्ष एक संत के रूप में बैठे हैं, लेकिन आपके भीतर एक महान योद्धा भी है, एक महान सिपाही भी है। और आपके ऊपर समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव बम ब्लास्ट और ऐसे कई आरोप लगाए गए थे। 7 साल तक आप जेल में रहे और फिर कोर्ट में से आप निर्दोष बरी हुए। आपने जो भी कुछ किया इस देश के लिए किया और एक संत सिपाही बन के काम किया। आज आप संत के रूप में है और इसके पहले आप एक योद्धा का काम किया। आप में संत और सिपाही दोनों का मुझे दर्शन होता है। मैं आपको स्वामी जी नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मुझे प्रश्न किया जी
कि मैंने बहुत कुछ 2002 के बाद गुजरात में जी। जो घटनाक्रम पैदा हुआ, गोधरा कांड को बोल देंगे। गोधरा गोधरा कांड है गोधरा कांड हुआ जी। और उसके पास अनु गोधरा जो रायट्स वगैरह हुए, फिर आतंकवाद खड़ा हुआ और उस परिस्थिति में गुजरात को बचाने के लिए हमने जो भी कुछ किया है और उसके बारे में आपने अभी प्रश्न किया कि जो हमें मिलना चाहिए, जो रिकॉग्निशन समाज की तरफ मतलब से जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, होना चाहिए, वो रिकॉग्निशन नहीं हुआ है। और इसके बारे में हम क्या फील करते हैं, ऐसा आपने प्रश्न किया, तो इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मैंने और मेरे साथ गुजरात के जो भी पुलिस अधिकारी थे, सिर्फ मेरे ख्याल गुजरात से के ही नहीं, 33 जैसे ऑफिसर्स हाँ, थ्रू आउट रहे हैं। तो ये जो गुजरात के ही नहीं, राजस्थान के पुलिस अधिकारी थे, महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी थे, आंध्रा के पुलिस अधिकारी थे। हम लोगों ने जो भी कुछ किया वो हमने हमारा फर्ज निभाया। हमारी जो फर्ज है पुलिस अधिकारी के नाते, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स के नाते हमारी जो फर्ज है वो फर्ज हमने निभाई। हमने जो काम किया वो स्वांतः सुखाय किया। हम कुछ लेने के लिए काम नहीं किया, हमने देश के लिए काम किया, ये हमने कर्मयोग किया। तो उस वक्त ही हमें उसका जो बदला है वो तो भीतर में मिल जाता है। हम बाहर के बदले की या तो बाहर कोई रिकॉग्निशन हो, ऐसी अपेक्षा हमने उस वक्त भी नहीं रखी थी, आज भी नहीं रखते हैं। रही बात लोगों की, तो भारत के लोगों में, भारत के जो लोग हैं, विदेश में रहने वाले लोगों ने बहुत प्रेम दिया है और आज भी वो प्रेम हमें मिला हुआ है। हम देने वाले हैं, हम लेने वालों में से नहीं है। लेकिन आप ये मानते हैं कि आपको एक लीड मुखौटा या चेहरा दिखा करके इस तरह से प्रस्तुत किया गया? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी उन दोनों की टिप्पणियों को पढ़ता हूं, देखता हूं कि कितनी कठोर उन्होंने टिप्पणियां की। आपको तो जैसे पूरे मुस्लिम समाज का मतलब दुश्मन प्रस्तुत किया गया। आपने जितने भी एनकाउंटर किए उसमें मुस्लिम्स हैं, तो सीधी सी बात है कि एक समाज को आपका नाम इस तरह से दिया गया कि आपने ही मुसलमानों का सफाया किया। इशरत जहां एनकाउंटर, चाहे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हो, आपका नाम और एनकाउंटर समकक्ष शब्द हो गए थे। आप जैसे कठोर ऑफिसर का वो छवि थी। तो सिर्फ क्या मुसलमानों के प्रति आपका कोई द्वेष भाव जैसा ऐसा था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न स्वामी जी आपने पूछा है। तो इसका मैं जवाब दूं, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इस विषय का घटनाक्रम में आपको बता दूं। जरूर जी। आप जानते हैं कि ये गुजरात में गोधरा शहर है जी, वहाँ 23 फरवरी 2002 के रोज साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन है जी, वो अयोध्या से आ रही थी और उस ट्रेन में बैठे हुए कार सेवक हिंदू जो कार सेवक थे वो गुजरात के थे, गुजरात से वापस आ रहे थे। आरएसएस के, वीएचपी के जुड़े हुए थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, जुड़े हुए जो कार सेवक थे वो उस ट्रेन में आ रहे थे। और उस ट्रेन में वो जो S6 नंबर का जो कोच था उस कोच को जलाया और 59 हिंदूज को दे वेर बर्न्ट अलाइव, जिंदा जला दिया, उनको जिंदा जला दिया गया था। ये बड़ी एक भयंकर घटना थी। आप उस समय कौन से रैंक पर थे? उस वक्त मैं ADC 2, हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ गुजरात, उनके साथ मैं तो ADC के रूप में था। लेकिन मैं आपको थोड़ा घटना शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। तो ये गोधरा कांड हुआ, 59 हिंदूज को जिंदा जला दिया गया। तो अभी इतनी बड़ी जघन्य घटना हुई तो उसकी प्रतिक्रिया तो आने वाली थी। बिल्कुल। तो दूसरे ही दिन गुजरात में विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान दिया और इस गुजरात बंद के ऐलान के दरमियान और बाकी के 2-3 दिन दरमियान
ये अनुगोत्रा रायोट्स अपने जो कहते हैं वो रायोट्स हुआ, क्योंकि हिंदुओं की प्रतिक्रिया थी। तो काफ़ी संख्या में मुसलमान भी मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी थी वो भी डैमेज हुई, हिंदू भी मारे गए, ऐसी बात नहीं लेकिन है। ये रॉयट्स आप मानते हो कि एक सोची समझी नीति के तहत कंपार्टमेंट जलाया गया था? हिंदुओं का जो रिएक्शन है, आप उसको एज अ पुलिस ऑफिसर सही मानते हो कि गलत मानते हो? नहीं, ये सोची समझी ये एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में ही ये जलाया गया था। जो जलाया गया था, ठीक तो है। वो तो एक योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध ही था। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, और उनको जलाया गया था। इनको पता था कि भाई एक कार सेवक वहाँ गए हैं और इस तारीख को इतने बजे यहाँ वापस आने वाले हैं, तो ये सोची समझी साजिश थी। और ये घटना बनी तो जघन्य घटना थी, तो उसकी प्रतिक्रिया आने वाली थी, उसकी प्रतिक्रिया आई। तो इसमें मुस्लिम ज़्यादा संख्या में मारे गए थे, लेकिन हिंदू भी मारे गए थे। इवन गोत्रा के बाद जो रायोट्स हुए उसमें हिंदू भी मारे गए थे, मुसलमान थोड़ी ज़्यादा संख्या में ही मारे गए थे, और उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान भी ज़्यादा हुआ था। उस वक्त सरकार ने काम भी अच्छा किया, समय से जो काम करना चाहिए, पुलिस तंत्र ने जो काम करना चाहिए वो काम भी अच्छी तरह से हुआ। लेकिन फिर भी वो प्रतिक्रिया इतनी भयंकर थी कि इसमें ये मुसलमानों की जो संख्या है वो उनकी हत्या में उनकी संख्या ज़्यादा थी। कहीं उस समय जो केंद्र की सरकार थी वो चाहती थी कि इस केस को और बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया जाए, और मीडिया ने भी इसमें बहुत तेल फूंका। नहीं, इसकी ये जो घटना बनी तो मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उस वक्त जो सरकार जो बैठी थी केंद्र में, तो वो तो फिर मीडिया का काम करता है, बिल्कुल, और बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बताया था। अभी भी कहीं भी घटना होती है तो बढ़ा चढ़ा के ही बताई जाती है। लेकिन मैं आपको जो घटनाक्रम की जो मैं बात करता हूँ, तो फिर ये रायोट्स हुए, और फिर रायोट्स के बाद क्या है कि एक नया फिर ये घटनाक्रम चालू हुआ। क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम रायोट्स होते हैं, तो चूंकि मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी एंड हिंदूज आर इन मेजोरिटी, तो जब आमने सामने आते हैं तो अभी इनको पता लगने लगा कि हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। हिंदू जाग रहा था या हिंदू रिएक्ट कर रहा था। हाँ, तो इसकी वजह से फिर इन्होंने एक नया स्ट्रेटेजी बनाया, वो था आतंकवाद का। मुस्लिम्स ने, हाँ, ठीक, मुस्लिम साइड से आतंकवाद का एक नया जो फेनोमेनन है गुजरात के लिए, वो फेनोमेनन पहली दफा पिक्चर में आया। और पाकिस्तान में बैठी हुई जो आतंकवादी एजेंसियां हैं, ISI है और फिर ये लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है, ये पहले से ही एक्टिव तो थे ही, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में एक्टिव थे। और ये गुजरात की घटना हुई, तो फिर ये गुजरात की घटना को ध्यान में रख के इन लोगों ने फिर ये पूरा ये आतंकवाद का जो माहौल है वो माहौल उन्होंने आगे बढ़ाया, और बम धमाके होने लगे गुजरात में अलग अलग जगह पर। फिर अक्षरधाम वगैरह आप जानते हैं कि वहाँ भी हमला हुआ। और ये आतंकवाद जब होने लगा तो फिर उस वक्त बहुत कुछ क्रिटिसिज्म सरकार का भी हो रहा था, समय सर काम नहीं हुआ, ऐसे वगैरह सब टीका हो रही थी, गलत टीका हो रही थी। वो पॉलिटिकल साजिश के अंतर्गत केंद्र में बैठी हुई सरकार के द्वारा ये सब हो रहा था। लेकिन फिर भी उस वक्त ये ज़रूरी था कि इफ़ेक्टिवली काम गुजरात में हो, तो इफ़ेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर गुजरात में मेंटेन हो, इसके लिए उस वक्त जो पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ काम करने में जिनका नाम था पंजाब के KPS गिल साहब, तो गिल साहब का अपॉइंटमेंट यहाँ गुजरात में हुआ एज ए एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर। तो उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। हाँ, उस वक्त चीफ मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये काम कानून और व्यवस्था ठीक तरह से आगे चले, और जो आतंकवादी जो प्रवृत्ति है वो कंट्रोल में आए, क्योंकि उनके पास पंजाब का अनुभव था। बिल्कुल, पंजाब में उन्होंने काफ़ी काम असरकारक काम किया था, तो उनका यहाँ निमणूक हुआ। उन्होंने
काफ़ी चेंजेस सजेस्ट किए गुजरात में। तो ऐसी तरह से अहमदाबाद और जो बड़े बड़े शहर थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे, प्रभावित थे। तो वहाँ फिर जो एफिशिएंट कामगिरी कर सके इस प्रकार के पुलिस अधिकारी की निमणूक हुई। तो ऐसी परिस्थिति में मैं वहाँ एडीसी टू हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ गुजरात, मैं एडीसी के नाते में वहाँ फर्ज बजा रहा था। तो कई ऑफिसर्स को, एफिशिएंट ऑफिसर को गुजरात अहमदाबाद सिटी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो उस वक्त मेरा भी अपॉइंटमेंट क्राइम ब्रांच अहमदाबाद सिटी में हुआ। फिर उसके बाद मेरा एज ए चीफ ऑफ एटीएस गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी टेररिज्म स्क्वाड में भी मेरा एज ए चीफ आप रहे। हाँ, मैं चीफ रहा। और ये जो पूरा जो समय था 2002 से 2007 तक, जब 5 साल पूरे, हाँ, तो इस समय दरमियान मैं अहमदाबाद में ही क्राइम ब्रांच और एटीएस में रहा। और इस समय के दौरान ये जो आतंकवादी बाहर से आ रहे थे, पाकिस्तान से आ रहे थे, गुजरात के अन्य राज्यों में से भी आ रहे थे, कुवैत से और कतर से, सऊदी अरेबिया से, ये काफ़ी कनेक्शन था इन सब लोगों का। वो यहाँ आ रहे थे। उनका उद्देश्य था उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हत्या करना। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी उनके टारगेट में थे और बाकी जो हिंदू नेता थे वो भी उनके टारगेट में थे। मैं जहाँ तक याद करता हूँ विश्व हिंदू परिषद के उस समय चल रहे थे प्रवीण तोगड़िया जी। हाँ, उनको भी थ्रेट था लाइफ का। हाँ, प्रवीण तोगड़िया जी है, उनको भी थ्रेट था। और बाकी के हिंदू नेता है, आप जानते हैं कि श्री हरेन पंड्या जी के तो पहले होम मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनकी भी हत्या हुई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम ऐसी तरह से चला और इस परिस्थिति में वो एक ऐसा माहौल था कि उस वक्त कठोर कार्यवाही करनी पड़े, वो आवश्यक था। ये आवश्यकता थी बिल्कुल कि हमें वो जो लोग हैं, जनसाधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं जिनके वो चाहे हिंदू हो या तो मुसलमान हो, सामान्य लोग हैं, वो बात अलग है। सामान्य लोग तो सामान्य ही होते हैं जी। हिंदू है तो हिंदुओं में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। मुसलमान है या तो और किसी समूह के लोग हैं तो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। वो लोगों की बात अलग है। लेकिन जब कोई क्राइम होता है, क्रिमिनल होता है, वो आतंकवादी होता है। नहीं, ये जो मीडिया का नैरेटिव रहा कि सब आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते, लेकिन आपने जिनका एनकाउंटर किया सारे आतंकवादी मुस्लिम ही थे। तो ये क्या पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब एक योजना से चला हुआ था या एक व्यक्तिगत कभी प्रेजुडाइज हो जाता है ना कोई ऑफिसर आप पर, जैसे कई बार वो आरोप मीडिया में लगे, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि ये एक मतलब सरकार की नीति के अंतर्गत हुआ या एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ या पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको जीरो करके काम किया था? नहीं, इसमें क्या है कि पुलिस अधिकारी कोई भी हो, मैं हूँ या तो दूसरे कोई पुलिस अधिकारी हो, पुलिस कहीं की भी हो, चाहे भारत के दूसरे किसी राज्य की हो या तो दुनिया के किसी देश की पुलिस हो या तो गुजरात की पुलिस हो, पुलिस जब कार्रवाई करती है तो सामने क्रिमिनल को देखती है, धर्म को नहीं देखती। वो क्रिमिनल देखती है कि ये क्रिमिनल है, क्या उसने क्राइम किया है, तो वो क्रिमिनल को देखती है पुलिस। ये क्रिमिनल किस समूह से आता है उसका पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। मीडिया तो उसका धर्म देखती है ना। हाँ, वो जो मीडिया है या तो फिर जो दूसरे जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो आक्षेप करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पुलिस उसका सिर्फ क्रिमिनल लेकिन पुलिस जो है, पुलिस किसी का धर्म नहीं देखती है, किसी का मजहब नहीं देखती है, किसी का संप्रदाय नहीं देखती है। पुलिस तो वो सामने जो क्रिमिनल है, वो जो क्राइम करता है उसको ही देखते हैं। तो अभी जब ये बाहर से आतंकवादी आते थे और यहाँ के भी कुछ मतलब भारत में से भी कुछ लोग वो स्लीपिंग सेल या आतंकवादी प्रवृत्ति यहाँ गुजरात में आके करते थे, तो अभी वो जो आतंकवादी प्रवृत्ति करने वाले लोग जो है अभी मुसलमानों के समूह में से आते हैं, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? बिल्कुल, पुलिस क्या कर सकती है? अभी जैसे अभी पहले आपने बताया कि यहाँ गुजरात में हमारे इस समय के दौरान टोटल 21 एनकाउंटर्स हुए जी।
21 एनकाउंटर्स हुए, उस एनकाउंटर्स में मेनली मुसलमान टेररिस्ट थे, लेकिन एनकाउंटर में मुसलमानों के अलावा भी 2-3 ऐसे एनकाउंटर थे जिसमें हिंदू थे, तुलसी प्रजापति वगैरह नाम जैसे आता है। तुलसी प्रजापति की जो आप जी, बात करते हैं, जी, तो ये हिंदू थे, तो इसमें ये हिंदू है या तो मुसलमान है ऐसा नहीं देखा जाता। वो ही इज अ क्रिमिनल एंड ही इज कमिटेड क्राइम, तो पुलिस विल हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट हिम। तो अकॉर्डिंगली हमने जो भी काम किया पुलिस अधिकारी के नाते कानून और व्यवस्था के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में किया। अभी उसका प्रोपेगेंडा जो होता है वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आप जानते हैं, तो वो ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन उस प्रोपोगंडा को मान सकते हैं कि सामान्य इंसान नहीं समझ सकता, हमारे जैसा जो अखबार पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है। लेकिन उस प्रोपोगंडा के प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए और एक कठोर टिप्पणी कर ले और बाद में आपको बरी भी कर दे, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि समय समय पर जो एविडेंस मिलता है, समय समय पर जो एविडेंस मिलता है और कोर्ट जो भी निर्णय करती है वो तो एविडेंस के आधार पर करती है। बिल्कुल। जैसे हमारे केसेस थे, 4 केसों में एनकाउंटर तो 21 हुए थे, लेकिन 4 अलग अलग केसों में आप पर 4 केस लगाए गए मैं थे। और मेरे साथ दूसरे जो अधिकारी थे, ये 4 एनकाउंटर के केसों में हम लोगों का अरेस्ट हुआ था। तो शुरुआत में जो भी एविडेंस मिल रहा था इनको, वो उनके पास था, उसके मुताबिक वो टिप्पणी कर रहे थे। हम काफ़ी लंबे समय तक, मतलब 8 साल में समझता 8 साल जेल में रहे, 1 साल फिर हम मुंबई में रहे, टोटल 9 साल तक हम जेल में ही रहे, ऐसा कह सकते हैं। ये लंबे समय के दौरान बहुत कुछ नए नए मतलब एविडेंस आते रहे। तो शुरुआत में ऐसे एविडेंस मिल रहे थे जिसके आधार पर आप जैसा कहते हैं तो ये कठोर टिप्पणी एविडेंस मिल रहे थे या एविडेंस क्रिएट किए जा रहे थे? क्रिएट ही किए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट को जो एविडेंस मिल रहे थे, जो भी फैब्रिकेटेड कोर्ट को वो दिखाया जा रहा था, फैब्रिकेटेड एविडेंस। जो भी फैब्रिकेटेड एविडेंस ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखती थी, उसके आधार पर ये टिप्पणियां होती थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आया हमारे केसों में? टर्निंग पॉइंट तब आया जब ये जो 2008 में 26/11 वाला मुंबई वाला जो टेरर अटैक हुआ, तो उसका जो मेन एक्यूज्ड है तहावुर राणा, अभी अमेरिका से लाना बाकी है। he is one accused, he is one of very important accused। तो he was arrested by the USA और हाँ, और USA कोर्ट के अंदर उसने ऐसा कन्फेस किया कि इशरत जहान जो एनकाउंटर केस था और इशरत जहां नाम की जो आतंकवादी थी, वो भी पुलिस सेक्शन में मारी गई थी। तो यहाँ ये सब चल रहा था कि एक निर्दोष लड़के की हत्या कर दी, निर्दोष लड़के की हत्या किसी मुख्यमंत्री ने कह दिया था हमारे राज्य की बेटी है। बहुत पॉलिटिकल सीन बना था, पॉलिटिकल सीन बना था, और मुसलमानों को बरगलाने के लिए, खिलाफ करने के लिए इतनी बड़े षड्यंत्र का सहारा लिया गया। तो जब ये तहावुर राणा ने यूएसए की कोर्ट में कन्फेस किया कि इशरत जहां जिसका एनकाउंटर हुआ, शी वॉज लश्कर तैयबा एक्टिविस्ट एंड टेररिस्ट, जब ये बात ऑफिशियली अमेरिका से जब यहाँ अपने देश में आई, तो दैट मैटर बिकेम रिलेवेंट। दैट मैटर बिकेम रिलेवेंट इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया, और इसलिए फिर कोर्ट ने भी ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू एविडेंस ये अपना स्टैंड बदला, न्याय के पक्ष में बदला, और न्याय के पक्ष में बदला, और फिर बाद में हमको फायदा। लेकिन इस देश की सीबीआई जैसी एजेंसी को हम बहुत स्टार एजेंसी मानते हैं, बहुत काबिल तारीफ हमारे अफसर्स हैं। उस समय उनको थोड़ा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा, कहीं पे उनका शक शुबा नहीं हुआ कि एक षड्यंत्र है, या वो एक एजेंडा लेकर आए थे कि आपको फंसाना ही है? नहीं, इसमें तो ये आप जो कहते हैं तो बिल्कुल सही बात है। ये जो सीबीआई वगैरह जो है, ये एजेंसियों का राजकीय दुरुपयोग होता है।
ठीक, ये तो इसका- मतलब आज तक अपोजिशन वाले कभी बीजेपी बोलती थी, कभी हाँ। कांग्रेस, लेकिन ये है तो तोता ही। हाँ, ये बिल्कुल जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम्म, कि भाई इट इज़ ए केस्ड पेरट, तो ये इस बात में तथ्य है, ये हकीकत है। ये जो हमारे जो केसेस थे, सभी केसेस हम्म, सीबीआई को दिए गए थे। बिल्कुल, और- यूपीए की सीबीआई को बोल सकते हाँ, हैं। जो यूपीए की जो सरकार थी, हाँ, और उस वक्त ये जो केसेस है ये सब सीबीआई को दिए गए थे। तो सीबीआई ने ये सब फैब्रिकेटेड एविडेंस ही खड़े किए। फैब्रिकेटेड एविडेंस खड़े करके न ही सिर्फ पुलिस अधिकारियों को अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों के अलावा, जैसे आप जानते हैं कि उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री हाँ, अमित शाह जी थे अमित भाई शाह जी। गुजरात के गृह मंत्री थे, तो उनको भी सीबीआई ने अरेस्ट किया था। हम्म, और सिर्फ गुजरात के होम मिनिस्टर नहीं, लेकिन राजस्थान के उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे गुलाब चंद कटारिया जी, हाँ, अच्छा, तो उनका भी अरेस्ट हुआ था। ओह, तो ये सीबीआई जो काम कर रही थी, इट वाज टोटली मोटिवेटेड, हम्म, एंड उनका एलिगेशन था कि हमने फेक एनकाउंटर किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब हमने तो सही एनकाउंटर किए थे, जेन्युइन एनकाउंटर किए थे, लेकिन सीबीआई ने फेक केसेस हमारे उसको खिलाफ, फैब्रिकेट करके प्रूव फेक करने की केस। कोशिश की आपके खिलाफ की, ये मतलब तो ये केसेस अगेंस्ट अस वेर फेक, फेक। नहीं के फेक एनकाउंटर तो फेक नहीं थे। लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि सीबीआई की साख पर काला धब्बा परमानेंट लग गया? क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास के बहुत बहुमूल्य 8 साल एक काबिल अफसर जेल के अंदर गुजारे। आप, जहां तक मेरी जानकारी है, आप डीआईजी पद पर थे तब इस विवाद में आते हैं, और आप जब रिटायर होते हैं तो डीजी पद पे आपका होता है। अगर आप और सर्विंग ऑफिसर होते तो काफी कुछ आगे निकल गए होते। नहीं, आपकी सही बात है कि मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत बड़े प्रोमिसिंग पुलिस ऑफिसर्स मेरे साथ थे। जब हमारा अरेस्ट हुआ तो राजस्थान से दिनेश एमएन जी, बहुत काबिल ऑफिसर बहुत हैं, ही बहुत काबिल ऑफिसर थे। ऑफिसर हैं। फिर गुजरात में से और भी जो अधिकारी थे, जैसे राजकुमार पांडियन, जी, बहुत वो एटीएस में हमारे respected। साथ ही थे। बिल्कुल। फिर एनके अमीन, हाँ, बहुत ही सक्षम सक्षम थे। अधिकारी हैं इनके अलावा जो जीएल सिंगल करके थे, जी। वो भी सक्षम अधिकारी थे। हम्म, तरुण कुमार बारोट, वाह, बहुत ये सारे ही- डेकोरेटेड ऑफिसर हैं जिन्होंने अपना जीवन तो दिया है। हाँ, तो ये ऐसे ऑफिसर है कि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ जोखम झेले जेले। और बहुत कुछ काम देश के लिए उन्होंने किया। हम्म, तो इन सब को अरेस्ट किया, हम्म, और जिंदगी के जो महत्व के जो वर्ष थे उनके, हम्म, बहुत ज़्यादा वो काम देश के लिए कर सकते थे। हम्म, तो 8-8, 9-9 साल तक इन सब लोगों को जेल में रहना पड़ा। हम्म। तो ये सिर्फ नुकसान हमको ही नहीं है, ये नुकसान देश को भी देश है, का है, राष्ट्र का है, राष्ट्र का है, ये राष्ट्र का भी ये नुकसान है। बिल्कुल। तो ये सब काम सीबीआई ने किया, हम्म, गलत किया था, हम्म, फैब्रिकेटेड एविडेंस थे। हम्म, अच्छा, ये तो मैंने आपके पुलिस अधिकारियों के नाम दिया, उसके अलावा ये आईबी के जो ऑफिसर्स थे, जी। ये ऑफिसर्स का भी उन्होंने अरेस्ट किया। आईबी के भी हाँ, ऑफिसर्स अरेस्ट हुए। एक आरवी मनी नाम के ऑफिसर थे, यस, उनका अरेस्ट मैं- किया। और क्या एजेंसी का दूसरी एजेंसी से भी शत्रुभाव होता है? जैसे सीबीआई है, आईबी है, लोकल पुलिस है, एटीएस है, इनका आपस में भी इस तरह के नहीं, आंतरिक इनका झगड़े आपस होते में- हैं? आपस में ज़्यादा कोई शत्रुभाव नहीं होता है, लेकिन जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, यूपीए सरकार के दौरान, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैं जितनी इस पे रिसर्च कर रहा था, यूपीए सरकार के दौरान ये गंदगी फैली, एजेंसियों का बहुत दुरुपयोग किया गया, और आज यही आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर भी लगता है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग ले रहे हो। तो क्या लगता है, आज भी सीबीआई, आज भी ये एजेंसियां उसी तरह दुरुपयोग हो रही हैं? नहीं, दुरुपयोग तो ज़्यादा कम कहीं न कहीं होता ही है। अभी आजकल किस प्रकार का दुरुपयोग होता है उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, जी। लेकिन यूपीए की जब सरकार थी और उस वक्त ये जो एजेंसियां जो थी, खास करके जो सीबीआई, उसका जो दुरुपयोग होता था, और हमारे केस में दुरुपयोग हमने देखा, हमने अनुभव किया, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस वक्त
एजेंसियों का दुरुपयोग इस प्रकार के काम में होता था। ये थोड़ा लिटिल बिट 19-20 हो जाए दुरुपयोग में तो वो तो समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पूरा जो षड्यंत्र करके करना, पूरा षड्यंत्र करके ये सब अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉलिटिकल था। या इसको इस तरह से साफ बोल सकते हैं कि इससे की जो प्रारंभ है, ये गंदा रास्ता जो पहले दिखाने वाला कांग्रेस सरकार या यूपीए सरकार रही, जिन्होंने दिखाया कि इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। बीजेपी तो 60 साल के बाद पावर में आएगी, अगर वो कर भी रही है तो कांग्रेस की उसी परंपरा का निर्वाह कर रही है, अगर कर रही है तो। क्योंकि रास्ता तो कांग्रेस नहीं दिखाया कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। आपकी सही बात है, ये होता है, ये होता है, पहले भी होता था। जब हमारा केसेस आया तो उस वक्त भी हुआ, अभी भी होता होगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि ये अनुमान का विषय है। अभी एजेंसियां कहाँ कैसे कितना दुरुपयोग करती है, वो तो इफ एंड बट्स का सवाल है जी। इसके बारे में जनरल ओपिनियन अपने दे सकते हैं। अभी जो कुछ हो रहा है इसके बारे में अपने जनरल ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे साथ हुआ उसका तो प्रमाणित है, तो वो तो पेपर पे है, हमारा खुद का अनुभव है, इंक्लूडिंग हमारे केस में भी इट्स प्रूव्ड। हाँ, तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि सिर्फ पुलिस अधिकारी ही नहीं, जैसे मैंने आपके बताया 2 राज्यों के होम मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट किया। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 2 राज्यों के होम मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट किया। और इतना ही नहीं जी, उनका अल्टीमेट उद्देश्य तो गुजरात राज्य के उस वक्त के जो अपने जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका उद्देश्य तो उनको भी अरेस्ट करने का था, लेकिन उनको अरेस्ट करने के पहले पुलिस अधिकारियों को अरेस्ट करना जरूरी था और गृह मंत्री जी को अरेस्ट करना जरूरी था। गृह मंत्री जी तक तो वो लोग पहुंच गए, लेकिन एक फैब्रिकेशन का एक लिमिट होता है ना जी, फैब्रिकेशन का एक लिमिट होता है। आप कोई एविडेंस को फैब्रिकेट करने में लिमिटेशन होता है, तो समहाउ वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके, लेकिन वो तो वहाँ तक पहुँचने की भी उनकी तैयारी थी। अच्छा, आज जब आप इसके काफ़ी ऊंचे उठ गए हैं, आज आप उस स्ट्रेचर से काफ़ी ऊंचे उठ गए हैं, निष्पक्ष भाव से मैं अगर पूछूं, नरेंद्र भाई मोदी जी को यूपीए सरकार उस वक्त क्यों फंसाना चाहती थी? बी स्ट्रेट, क्यों फंसाना चाहती थी? नहीं, इसमें क्या था कि यूपीए सरकार जो उस वक्त थी, एक टर्म में तो पहले 2004 के बाद जी एक टर्म यूपीए ने ये पूरा कर दिया था, और फिर ये जो दूसरा जो टर्म सेकंड टर्म है वो भी उनका चालू हो गया था। ठीक, तो यूपीए को ऐसा लग रहा था कि भाई ये 2 टर्म में तो हम आ गए, तीसरी टर्म में भी हम ही आएंगे। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए वो? नहीं, ऐसे ही उनकी कैलकुलेशन थी कि 2 टर्म तक तो हम आ गए, अभी तीसरी टर्म में भी हम भी आएंगे। तो यदि तीसरी टर्म में हमें कोई रोक सके, ऐसा कोई हो, भारत की जो राजनीति उस समय में जो थी, तो उनका जो बीजेपी ही तो ओपोजिशन था, सिर्फ बीजेपी था और कोई विशेष नहीं, उसके अलावा तो कोई ओपोजिशन में था ही नहीं, ओपोजिशन में बीजेपी ही थी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कक्षा के उस वक्त जो भी नेता कदावर जो नेता थे उनका इतना डर नहीं था यूपीए सरकार को जितना नरेंद्र भाई मोदी का था। राइट, क्योंकि वो क्या है कि गुजरात में ऐसी तरह से वो काम कर रहे थे, गुजरात राज्य में ये फर्स्ट टर्म में वो रहे, दूसरे टर्म में भी वो रहे, मतलब तीसरी टर्म में भी एज ए चीफ मिनिस्टर जनता के हृदय में उनका स्थान बन चुका था। तो वो क्या है कि 3 दफा ही वॉन द इलेक्शंस ऑफ गुजरात। राइट, तो ऑन द पॉलिटिकल होराइजन ही वाज अ इमर्जिंग लीडर, इमर्जिंग लीडर, नॉट ओनली इन गुजरात बट ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल। तो इनको लग रहा था कि एक ये बंदा है, एक ये जो नेता है, ये नेता अभी तो गुजरात में है, लेकिन अभी पोटेंशियली ही कैन बिकम अ थ्रेट टू यूपीए गवर्नमेंट इन द फ्यूचर एट द नेशनल लेवल ऑल्सो। ये चीज़ इनके दिमाग में बिल्कुल दट बैठ गई थी। तो इन्होंने कोशिश किया
पॉलिटिकली जी इनको डिफीट करने का, हम्म, तो पॉलिटिकली तो डिफीट नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी शक्ति हम्म, नरेंद्र भाई मोदी के पास थी हम्म, कि उनको लगा कि इनको रोकना पड़ेगा। हम्म, जो नहीं रोका तो फिर ये दिल्ली पहुंच जाएंगे और तीसरी टर्म में हम नहीं आ पाएंगे। हम्म, तो ये इनका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं होगा, या तो ये कैलकुलेशन था। हम्म, इसकी वजह से पॉलिटिकली वो उनके साथ डील नहीं कर पाए। तो ये उनको जो घेरना केसेस शुरू वगैरह किया। जो थे, ये जो केसेस जो हमारे जो टेरर ऑपरेशन, काउंटर टेरर ऑपरेशन हमने किए थे, और तो ये और थोड़ा अंदर अंदर, जैसे आपने पहले पूछा था, तो इस संदर्भ में थोड़ा अंदर अंदर भी कुछ होता है जी अंदर अंदर भी ऐसे थोड़े थोड़े पुलिस ग्रुप भी होते हैं, जी पुलिस में भी ऐसे हाँ, एक मनस्थिति के लोग होते हैं, हाँ ऐसे इस मनोभाव प्रकार के होते लोग हैं। होते हैं। जी तो ऐसे कोई एलिमेंट थे पुलिस ऑफिसर्स गुजरात में उस वक्त थे जी कि वो लोग भी कहीं ना कहीं ये यूपीए की जो कॉन्स्पिरेसी थी उनके साथ जुड़ गए। जुड़ गए। घर का भेदू लंका ढाबे, हम्म, ऐसी तरह से ये कॉन्स्पिरेसी हुई नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। इसमें हमारे पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी जुड़ गए। उनको रिवॉर्ड भी बाद में किया गया होगा यूपीए सरकार के द्वारा। हाँ, तो ये कुछ लोग जुड़ गए और फिर ये जो फेक केसेस हमारे सामने लगे। लगाए गए और बाद में जो भी घटनाक्रम हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य मैंने जो आपको बताया कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी है को उस अंदर वक्त लेना के, था। वो उनका टारगेट था और दे वांटेड हिम डिफीट, नॉट पॉलिटिकली बट इन दिस वे। उसमें वो सक्सेस नहीं हुए। बट उससे ये एक फर्क पड़ गया कि पूरे जहां में, पूरे दुनिया में जिस मीडिया ने उनको, माननीय मोदी जी को चित्रित किया, आप जानते हैं कि अमेरिका में वीज़ा मिलना उनको रोक दिया गया था, एक कई लॉबीज खड़ी कर दी गई और उनको पूरे दुनिया के अंदर ऐसे दिखाया गया कि मुस्लिम्स के वो शत्रु हैं या मुस्लिम्स के वो दुश्मन हैं, और उन्होंने काफ़ी इस तरह का काम किया है। तो इसमें यूपीए सरकार कितनी सक्सेस गई ये सब चित्रित करने के बाद। आज तो वही प्रधानमंत्री तो बन ही गए, लेकिन इससे देश का और गुजरात का नुकसान जो हुआ, कहाँ तक आप देखते हैं? नहीं, ये क्या है कि उनका उस वक्त ये माहौल खड़ा किया कि भाई ही इज ए एंटी माइनॉरिटी, राइट। सिर्फ प्रो हिंदू है ऐसा ही नहीं है, लेकिन एंटी माइनॉरिटी है। ऐसा करके इन्होंने पूरी कोशिश की नरेंद्र भाई मोदी को मलाइन करने की जी, लेकिन और कुछ हद तक मेरे ख्याल से सक्सेस गए भी कुछ समय तक। नहीं, वो क्या है कि ये प्रोपेगेंडा हुआ, न्यूज़पेपर्स वगैरह में हुआ, ये मास मीडिया में ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी क्या है कि सत्य तो सत्य ही होता है। ये जो ऐसा जो कह रहे थे कि भाई ये ही इज एंटी माइनॉरिटी, ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो मैं एक भीतर का पुलिस अधिकारी के नाते भीतर की जो जानकारियां मेरे पास है, डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, उस एक्सपीरियंस पर से मैं कह सकता हूँ नरेंद्र भाई मोदी चीफ मिनिस्टर बने तो एज अ चीफ मिनिस्टर उनके फर्ज में जो भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से उनको जो भी कुछ करना चाहिए, मतलब पूरी जनता के लिए, पब्लिक के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजियन, कम्युनिटी, जी, ये कौन से धर्म का है, कौन से समूह का है, कौन से संप्रदाय का है, मजहब का है, इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं था। वो बिल्कुल न्यूट्रल, निष्पक्ष भाव से, रहे से, निष्पक्ष भाव से सबके हित के लिए, सबके हित के लिए जो काम करना चाहिए, संवैधानिक ओथ लेने के बाद सभी नागरिकों के लिए जिस प्रकार का भाव होना चाहिए, ऐसा भाव उनका सबके लिए रहा। जी, मेरा अंगत अनुभव है। वाह। हाँ, क्राइम क्रिमिनल होता है तो वहाँ तो वो क्रिमिनल को वैसे ही डील करना चाहिए, वो तो डील करना चाहिए, वो हमारी भी जिम्मेदारी थी, उनकी भी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। और टेररिज्म के लिए तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उनकी थी। जी, उस वक्त भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उनकी थी और आज भी है। जी, लेकिन वो किसी समूह के अगेंस्ट में आज भी नहीं है और उस वक्त भी नहीं थे।
लेकिन फिर भी ये राजनीति है, और राजनीति जैसे कहा जाता है इसमें बहुत कुछ गंदगी होती है। तो गंदगी ये प्रकार की है कि जो नहीं है वो भी बताओ। तो ये एंटी मुस्लिम है नरेंद्र भाई मोदी, एंटी माइनॉरिटी है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था। ये प्रोपेगेंडा कुछ हद तक लगा कि भाई सफल हो रहा है, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसका एविडेंस तो ये है कि बाद में गुजरात में से सीधे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मतलब इनका प्रोपेगेंडा जो था, जो फॉल्स था, वो काम में नहीं आया। आज के वर्तमान परिस्थितियों में भी ये परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स फेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी जी हैं। मैं कहूं कि आज आप पद पे चूंकि नहीं है, पर आपको अगर मैं कहूं कि यूपी में आप ऐसे कर्मठ पुलिस ऑफिसर होते, तो जो एनकाउंटर्स को आज भी दिखाया जा रहा है कि यूपी के अंदर एक चुन चुन करके मतलब एनकाउंटर्स सिलेक्टेड होते हैं, उसमें वंजारा साहब जो होते तो क्या करते? यूपी के लिए आप क्या करते? नहीं, चाहे गुजरात हो या तो यूपी हो या तो भारत का कोई भी स्टेट हो, यदि हम पुलिस अधिकारी यहाँ थे, यहाँ हमने जो किया, जब आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं और पुलिस ऊपर जब हमला करने की कोशिश करते हैं, तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस को हार तो करेगी नहीं। उसको गोली का जवाब तो गोली से ही मिलता है। एनकाउंटर में क्या होता है कि गोली जो आती है तो पहले वो तो जो बुलेट है वो तो आतंकवादी से आती है। बिल्कुल। वो आतंकवादी जब बुलेट चलाता है तो फिर पुलिस है, तो पुलिस के पास भी तो हथियार है। वो हथियार कोई शोभा के थोड़ा ही है, वो सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा ही है। तो गोली चलती है तो गोली तो चलानी पड़ेगी, चाहे गुजरात हो या तो यूपी हो। जी। हम यहाँ थे पुलिस अधिकारी के नाते, तो गोली का जवाब गोली से दिया। अभी यूपी में गोली का जवाब गोली से चल रहा है, बुलेट का जवाब बुलेट से दिया जा रहा है। यदि हम वहाँ होते, या तो आज भी यदि हम वहाँ है, तो बुलेट का जवाब तो बुलेट से ही देंगे। वहाँ जो भी कुछ हो रहा है, गुजरात में जो भी कुछ हुआ, वो सही हुआ था। वो कोर्ट में साबित हो गया कि हमारे एनकाउंटर सही थे। हमारे एनकाउंटर फेक नहीं थे। यूपी में भी जो हो रहा है तो उसके राजनीति हो रही है। लेकिन जो राजनीति गुजरात को लेकर के हुई, जैसे कि आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट होना पड़ा, मुख्यमंत्री के ऊपर भी बहुत दबाव आया। ये दबाव योगी जी के ऊपर आज थोड़ा कम दिखाई देता है। कारण नहीं, मेन तो क्या है कि अभी डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, ये फर्क पड़ता है। अभी यूपी में डबल इंजन की सरकार है जी। अभी जो गुजरात था, तो गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार नहीं, सिंगल इंजन चल रही थी। अभी सिंगल इंजन से चल रही थी। अभी गुजरात का इंजन था वो बीजेपी का इंजन था, सेंटर में जो इंजन था वो तो यूपीए का इंजन था। तो डबल इंजन की सरकार गुजरात में नहीं थी, तो इसकी वजह से राजकीय साजिश हुई। अभी वहाँ ये संभव नहीं है, वहाँ ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पर सरकारें एक ही पार्टी की बैठी हुई है। एक सरकार दूसरे सरकार को टारगेट नहीं कर रही है, इसलिए ये सब वहाँ नहीं हो रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब क्या है कि इट वाज ऑल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ओनली। सरकार कहीं भी हो सकती है। हमारा क्या है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो केंद्र में भी सरकार होती है, फिर स्टेट्स में भी सरकार होती है, और अलग अलग पार्टी की सरकारें हो सकती है। कहीं भी जो पुलिस जो काम करती है तो देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार काम होता है। सरकार सेंटर में कोई भी हो, स्टेट में कोई भी हो, पुलिस कोई सरकार देख के थोड़ी काम करती है। बिल्कुल, सिस्टम पुलिस है वो तो उनके पास आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी, ये 3 एक्ट उस जमाने में थे, अभी एक्ट बदल गए हैं। तो जो हर स्टेट में कानून तो एक ही है। अभी भारतीय न्याय संहिता है, थोड़ा सा और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और भारतीय साक्ष्य, अभी नया कानून 3 नए कानून आ गए हैं। तो ये कानून है वो तो सभी राज्यों में सेम कानून है। तो पुलिस काम करेगी तो कोई किसी पक्ष को, सरकार में किस पक्ष की सरकार है वो देख के नहीं करेगी। बिल्कुल, वो तो कानून में जो है उसके मुताबिक काम करेगी। लेकिन अलग अलग पार्टी के लोग पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पुलिस को टारगेट करते हैं और इनको हैरान होना पड़ता है। आप इतने काबिल ऑफिसर रहे, देश
के लिए, मतलब राज्य के लिए आप समर्पित रहे। गुजरात के लोगों के दिलों में आप बहुत छाए रहे। जब आपको गिरफ्तार किया गया था उस षड्यंत्र के तहत, तो लोगों में तो रोष था, पर कुछ उसमें कानून के दायरे बने। लेकिन इतना कर्मठ, जांबाज और योद्धा फंसाया जाए, और उस फंसने के बाद जब आप पहली बार जेल के अंदर गए होंगे, ये दुखद एक क्षण है, दुर्भाग्य है इस देश का। पर मैं पूछूंगा कि प्रथम क्षण आपके मन में क्या आया और क्या फील हुआ आपको? अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया हम्म, कि गुजरात में जो ये आतंकवादी हमले शुरू हुए हम्म, और गुजरात पुलिस ने 21 एनकाउंटर्स किए हम्म, अलग अलग समय में, गुजरात को शांत किया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ। was maintained in the state and peace was established in the state। वाह। और किसी भी राज्य को प्रगति करनी हो तो शांति होनी चाहिए। अशांत राज्य है वहाँ प्रगति नहीं हो सकती। तो शांति गुजरात में प्रस्तापित हुई, गुजरात का विकास हुआ और बाद में गुजरात का एक मॉडल खड़ा हुआ और वो गुजरात का मॉडल है पूरे देश में गया। 2014 के बाद भारत में एक प्रकार की क्रांति हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। 2 टर्म से आमूलचूल परिवर्तन जो है वो 2 दिखाई। टर्म से जो बीजेपी की सरकार गुजरात में से फिर वहाँ केंद्र में 2 टर्म से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार रही। अभी तीसरे टर्म में भी एनडीए की सरकार आई है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि उस वक्त जो भी हमने काम किया, गुजरात की पुलिस ने काम किया, वो गुजरात की पुलिस ने ये जो काम नहीं किया होता तो आतंकवादियों का इरादा था गुजरात को दूसरा कश्मीर बनाने का। ओहो। इतने भयंकर हालात गुजरात में थे। तो हमें उन बात की खुशी थी और आज भी उस बात पर हम गौरव लेते हैं। आतंकवाद का सफाया करने में हम लोगों का बड़ा योगदान रहा। आपने पूछा अरेस्ट होने के बाद आपको क्या लगा? हम तो पुलिस डिपार्टमेंट में पूरी जिंदगी निकाली है जी। अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट में रखना, जेल में रखना, उनको सजा हो, ऐसे प्रयत्न करना, वो तो हमारा काम रहा था। बिल्कुल। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। एक दिन हमारा भी अरेस्ट होगा। वो तो कोई किसी को कल्पना नहीं हो सकती। हमको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन फिर भी वो दिन हमने देखे। तो आपने पूछा है तो मैं कहता हूँ कि हमें हमारे दिल में उसका कोई असर नहीं था। हमारा अरेस्ट हुआ तो कोई गलत काम के लिए हमारा अरेस्ट नहीं हुआ था। हमने देश के लिए काम किया था, हमारी फर्ज निभाई थी और ये अरेस्ट हुआ तो उसका हमारे दिल में कोई अफसोस नहीं था। लेकिन मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। जी प्लीज। 14 दिन तक तो हम वो जो पुलिस कस्टडी में रहे और 15वें दिन हमको सेंट्रल जेल अहमदाबाद में कस्टडी में भेजा गया। जी। पूरी जेल हमारे ही किए हुए, अरेस्ट किए हुए गुनहगार और अपराधी और आतंकवादियों से वो जेल भरी हुई थी, साबरमती जेल। तो हमारे लिए वहाँ सरदार यार्ड करके है, 1922 में 1922 सरदार पटेल को जिस यार्ड में रखा हुआ था जी। उस यार्ड में हाई सिक्योरिटी के लिए हम लोगों को वहाँ रखा गया था। तो जेल के गेट में से हम एंटर हुए, सरदार यार्ड की ओर हम अंदर जा रहे थे, जहाँ हमारा यार्ड था, जहाँ हमको जेल में रहने का था, वहाँ जा रहे थे। जेल का मेन गेट और सरदार यार्ड के बीच में उस वक्त के जेलों के जो आईजीपी थे, अच्छा, जेल आईजीपी जो थे, उनका नाम था मिस्टर तीर्थराज। वो वहाँ खड़े थे और साबरमती जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे एसपी जाडेजा, वो दोनों वहाँ खड़े थे। तो हम सरदार यार्ड में जा रहे थे, रास्ते में ये खड़े थे। हमने सोचा कि शायद हम पुलिस ऑफिसर्स हैं
ये भी जेल ऑफिसर पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। बिल्कुल, रैंक्स वही हैं। तो शायद हमारे साथ कोई सिंपैथी व्यक्त करने के लिए रास्ते में खड़े होंगे, हाँ। ऐसा समझ के मेनली जो 3 ऑफिसर्स थे, मैं, दिनेश हेमन और राजकुमार पांडियन, हम 3 वो रास्ते में खड़े ही थे, रास्ता रोक के ही खड़े थे। अच्छा, तो हम उनके सामने जाके खड़े हुए और अभिवादन किया। अभिवादन किया हमने, हमारी पुलिस पद्धति से उनको विश किया अटेंशन में आके। वो आईजी थे, सीनियर थे, तो हम उनको विश किया। बड़ा शॉकिंग हमें एक्सपीरियंस हुआ। ये जो आईजीपी साहब थे वो हमारे सामने ऐसे टेढ़ी नजर करके और बाजू में जो एसपी जाडेजा जेल सुपरिटेंडेंट खड़े थे उनको बताया, हमारी सामने अंगुली की और बोले कि मिस्टर जाडेजा, दीज आर क्रिमिनल्स, ओके, दीज ऑफिसर्स आर क्रिमिनल्स। हमारे सामने नजर करके बोला कि दीज ऑफिसर्स आर क्रिमिनल्स एंड डील विद देम अकॉर्डिंगली। आपने थोड़ा सा भी सिंपैथी इनके लिए बताया तो आई विल फिनिश योर कैरियर एंड आई विल पुट यू अंडर सस्पेंशन। जब ये बात हमने, ये घटना के जब हमारे साथ हुई तो फिर तो वहाँ से फिर हम बिल्कुल वहाँ से निकल गए, सीधे चले गए, उनके साथ कोई बातचीत नहीं किया। लेकिन जेलों के आईजी है, पुलिस ऑफिसर है, हम भी पुलिस ऑफिसर है और हम सिर्फ एक्यूज्ड थे। हाँ। हमको कन्विक्टेड क्रिमिनल तो नहीं थे, आरोपी थे, अपराधी नहीं थे। वी वर अंडर ट्रायल। यस। तो ऐसे ऑफिसरों के सामने इस प्रकार की बात करना और एसपी को ऐसी सूचना देना, दैट वाज वेरी शॉकिंग। तो हमारा अरेस्ट हुआ, उसका हमें कोई दुख या कोई वो अफसोस नहीं था, अफसोस कोई नहीं दुख या तो पीड़ा नहीं थी। वो तो होता है, ठीक। अभी युद्ध के मैदान में जाएंगे तो मरेंगे या तो मारेंगे, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक युद्ध का मैदान ही था। हमने जो भी कुछ किया देश के लिए किया। फिर बाद में यदि हमको जेल देखनी पड़ी, हमारा अरेस्ट हुआ, तो उसको हमने स्वीकार लिया। लेकिन ये जब घटना घटी तो दैट वाज वेरी शॉकिंग। एंड फिर हम सरदार यार्ड में रहे। शुरुआत में 13 पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट हुए थे, 13 पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है। सरदार यार्ड में रहे वहाँ। उन्होंने कोशिश की ये जेल आईजीपी ने, कभी हमारे वहाँ रेड हो, ये हो, वो जो अंदर के टॉर्चर्स होते हैं, मेंटल अपसेट करने के लिए अननेसेसरी रेड्स होती हैं। तो उन्होंने ऐसी तरह से हैरेस करने का कोशिश किया। लेकिन हम भी तो पुलिस ऑफिसर थे, हम किसी से डरने वाले थोड़े ही थे। बिल्कुल। और अंदर जाने के बाद हमने तो पुलिस मैनुअल का स्टडी कर लिया। शुरुआत के 7 दिन तो हमने पूरा जो पुलिस जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल जो था वो जेल मैनुअल का हमने पूरा स्टडी कर लिया। और स्टडी करके हमने देख लिया कि भाई कैदी के नाते हमारे राइट्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बिल्कुल। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो सामने, हम हमारे ऊपर जो भी पाबंदियां थी वो पाबंदियों को हम सामने से स्वीकृत कर ली थी। हम कोई अपेक्षा नहीं रखते थे कि हमारे को कोई फैसिलिटी मिले या तो हमारे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हमारी हो, ऐसा कोई हमने अपेक्षा रखी भी नहीं थी। और हमने तय कर लिया था कि शायद हमें बहुत लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ेगा जी। तो हमारा जो अधिकार था उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम सामने से स्वीकार कर ली थी। और ऐसी तरह से हमने जेल में हमारा समय बिताया। टोटल कितने जेल आपको घूमने पड़े? तो साबरमती जेल में हम रहे, फिर गुजरात के उत्तर में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पालनपुर के एक केस में भी हमें वहाँ कुछ समय के लिए रहना पड़ा। फिर मुंबई की जो आर्थर जेल है वहाँ भी हमें कुछ समय के लिए रहना पड़ा। और थोड़े ज़्यादा ही समय तक हम नई मुंबई का जो तलोजा जेल है वहाँ भी हम रहे थे। और टोटल 8 साल हम जेल में रहे और 1 साल हम कंपलसरी हमें मुंबई में रहने का था, बाहर नहीं जाने का था। तो गुजरात में हम वापस आए अरेस्ट होने के बाद, तब तक 9 साल हमारे बीत गए थे।
और इन 4 जेलों के अंदर अगर वैसे तो जेल जेल ही है, एक नारी की ही यातनाएं वाला वो मानसिक यातनाएं हैं, फिर भी गुजरात सरकार के अंतर्गत आने वाले जेल और महाराष्ट्र के आने वाले जेलों में आप किसकी व्यवस्था को मानते हैं मानवीय ठीक थी स्थितियाँ? ऐसे व्यवस्था में तो आजकल क्या है कि अपने डेमोक्रेटिक अभी हमारे स्टेट है, और चाहे जेल मैनुअल है वो पुराने थे, लेकिन फिर भी मतलब मुंबई हो या तो फिर गुजरात हो, पहले दोनों एक ही थे। पहले बॉम्बे स्टेट था। तो ऐसी तरह से देखे तो जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुंबई हो या तो फिर गुजरात हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो मतलब सरीखा ही होता है। पर मेरे अनुभव से मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है कि जितना क्राइम अपराध जेलों में पनपता है, मैं कहता हूं कि ये क्राइम की इंडस्ट्री को खड़ा करने की योजनाएं हैं जेलों को। तो आप मानते हो कि जितना क्रिमिनल्स जेलों में पैदा होते हैं वो बाहर पैदा नहीं होते? नहीं, वो आपकी सही बात है, क्योंकि इसमें क्राइम्स वगैरह की जो प्लानिंग वगैरह जो होते हैं, क्योंकि सब जो क्रिमिनल्स है वो इकट्ठे आ जाते हैं, पकड़ के इनको जेल में रखे जाते हैं। वो फिर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वहाँ, और संपर्क में आने के बाद फिर अलग अलग इनका जो कार्यक्षेत्र होता है, कोई एक इलाके तो कोई इलाके के क्रिमिनल नहीं होते, अलग अलग शहरों के, कभी कभी अलग अलग राज्यों के क्रिमिनल भी एक जगह पर होते हैं। तो फिर वो क्या है कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जेल में बैठे बैठे भी प्लानिंग करते हैं कि कैसे इनका जो क्रिमिनल नेटवर्क है बाहर बढ़ाया जाए, और छूटने के बाद भी वो लोग क्रिमिनल नेटवर्क बढ़ाते हैं। और ऐसी तरह से फिर जो कभी कभी जो सामान्य जो छोटे छोटे कैदी होते हैं, छोटे छोटे केसों के जो कैदी होते हैं, वो भी बड़े बड़े जो गुनहगार होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो छोटे में से फिर वो बड़े बन जाते हैं। वैसे तो बंजारा साहब, आपके जेल जो घूमते हैं, तो मैं अगर थोड़ी सी लिबर्टी लूं तो आप जिस समाज से आते हैं वो बंजारा समाज है। समाज के अंदर एक किंवदंती है कि बंजारा समाज एक घुमक्कड़ समाज होता है। आप जेलों में भी घूमे हैं और बंजारा समाज से आते हैं। आप जिस परिवेश से आए और जिस पद तक पहुंचे, वहां की यात्रा, और फिर वही यात्रा का पड़ाव जेल के अंदर, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपके जीवन में प्रेरणा बचपन से कहाँ इतने अवसर तक का कैसे आपने सफ़र किया इसको? अभी आपने जब ये प्रश्न पूछा ही है तो एक हिंदी फिल्म थी, उसका एक गाना था जी कि हम बंजारों की बात मत पूछो जो प्यार किया तो प्यार किया, फिर नफरत की तो नफरत की। क्या बात है। तो ऐसा एक गाना भी आता है। तो ऐसे आपने मुझे पूछ लिया है, तो ऐसे कोई मैं जातिवादी आदमी तो हूँ नहीं, मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूँ जी। और जातियाँ होती है, जातियाँ थी, जातियाँ है और जातियाँ रहेगी, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस बात में मैं मानता हूँ। जाति नुकसान नहीं करती है, जातिवाद नुकसान करता है। बिल्कुल। तो आपने मुझे पूछा ही है, बंजारा मतलब मैं साबरकांठा जिला, गुजरात का साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट जी, उसके बाजू में हिम्मतनगर है और इसके बाजू में इलोल नाम का गांव है। अच्छा। और साबरकांठा में ईडर शहर भी है जी। तो जन्म मेरा ईडर में हुआ है। अच्छा। और बाकी जो मेरा जो बचपन है वो इलोल में पसार हुआ है। तो बंजारा मतलब बिल्कुल जो ओरिजिनल जो बंजारा होते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे धंधा रोजगार के लिए, जंगलों में रहते थे, टेंट लगा के रहते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारा जीवन की शुरुआत ऐसे ही हुई। जंगलों में पैदा हुए और जंगलों में जिए। कहाँ एजुकेशन वगैरह फिर कैसे मिला? और माँ बाप की कृपा कह दो, इनका पुण्य कह दो, उनका परिश्रम कह दो। हम 3 भाई हैं। अच्छा। तीनों भाइयों का एजुकेशन हुआ। वाह। एक देजरोटा नाम का गांव है, वहाँ हमारा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। अच्छा। फिर इलोल नाम के गांव में हमारा
ये जो स्कूल का एजुकेशन वहाँ हुआ। फिर MS यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में हमने आगे का हमने अभ्यास किया। महाराजा सयाजीराव महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, बड़ोदरा। तो वहाँ हमने अभ्यास किया। हमने जो भी प्रगति की वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो माता पिता, हमारे पिताजी और हमारी माताजी कुम्भकर परिस्थिति में होते हुए भी उन्होंने तय किया कि मेरे बच्चों को हम बढ़ाएंगे। वाह, बहुत तो हम तीनों भाई पढ़े और बड़े बड़े हुद्दों पर हम पहुंचे। आपको जानकर जी ताजुब होगा, हाँ 1977 में ग्रेजुएट हुआ। अच्छा आई वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई कम्युनिटी इन गुजरात स्टेट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत। और फर्स्ट ग्रेजुएट हैं आप? फर्स्ट बंजारा, ग्रेजुएट अच्छा इन बंजारा कम्युनिटी कम्युनिटी इन गुजरात स्टेट। अच्छा, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट। हाँ एंड फिर सेकंड ग्रेजुएट माय सेकंड ब्रदर, क्या बात है। एंड थर्ड ग्रेजुएट माय थर्ड ब्रदर। ओहो, और उसके बाद फिर हमारे समाज में एक प्रेरणा मिली समाज हमारे को। समाज में थोड़ा एजुकेशन हुआ। अभी भी एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपने पूछा ही है तो मैं कहता हूँ कि मुझे गौरव है इस बात का कि मैं जंगल में पैदा हुआ, जंगल में ही मेरा उछेर हुआ, जंगलों में ही घूम घूम के मैं बड़ा हुआ और बाद शहरों में आया, फिर जंगल राज को समाप्त किया। क्योंकि एक जो संवेदनशील हृदय होना चाहिए, जंगल में पैदा होना बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, और बड़ी सहजता से आप जो मतलब ये स्वीकार करना आज की तारीख में, और जिन आयामों तक आप पहुंचे हैं, जिन स्टेजेस पर पहुंचे हैं, सचमुच में माँ पिता की तो है ही इसमें, पर आपने सिर्फ अपने परिवार को या कम्युनिटी को ही नहीं दिया है, इस राज्य को भी आपने गौरवान्वित किया। मैं मानता हूं बंजारा साहब कि अगर ये जो टर्निंग पॉइंट थी गोधरा कांड का एक रिएक्शन, सहज रिएक्शन था, हम उस पर बात कर भी चुके हैं, लेकिन आपका जो योगदान गुजरात के अंदर रहा, आप जेलों के अंदर की कई परेशानियों में रहे, फिर आपकी आध्यात्मिकता का जो स्वरूप मैं आज देखता हूं कि आध्यात्मिकता का स्वरूप कब आपके अंदर आता है? क्योंकि आप एक सिपाही थे और जाने जाते हैं, पर एक सिपाही के अंदर मैंने देखा है संत है। आपकी आध्यात्मिकता को मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है। आप गीता पढ़े नहीं, पी है आप। ये परिवर्तन या ये रोशनी या ये प्रेरणा आपको कब और कहाँ कैसे मिली? इसकी जो शुरुआत है वो भी बहुत पहले हो गई थी। एक पुलिस अधिकारी के नाते हमारा जो जीवन होता है वो तो एक पब्लिक लाइफ होती है। तो पब्लिक लाइफ में हमारे जो पब्लिक बिहेवियर है, हमारी पब्लिक जो कार्यवाही है वो पब्लिक के ध्यान में आती है। ठीक। जो आध्यात्मिक जो आप बात कर रहे हैं वो भीतर की, वो भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा है। जैसे एक बाहर यात्रा होती है सामाजिक जीवन में, वहीवटी जीवन में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, जो भी अपना पेशा होता है, बिजनेस होता है या तो सर्विस होती है, तो एक बाहरी एक जीवन होता है, एक भीतरी जीवन होता है। बाहर का जो जीवन है वो तो दुनिया देखती है, लेकिन भीतर का जो जीवन होता है वो एक अंतर की एक यात्रा होती है। आध्यात्मिक यात्रा है, वो अंतर का विषय है। ये यात्रा भी हमारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। मैं आपको बताऊंगा कि हम 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, स्कूल लाइफ में? स्कूल में इलोल गांव में 9वीं कक्षा में हम पढ़ाई कर रहे थे। हमारा जो गांव है इलोल, वहाँ करीबन 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा। और 15% हिंदू पॉपुलेशन है। तो गांव की स्कूल है। गांव की स्कूल में हम लोग जाते थे, मुसलमान बच्चे भी होते, हिंदू बच्चे भी होते थे। हर शुक्रवार जुम्मा की नमाज होती है। तो स्कूल में दोपहर को 1.5 घंटे की रिसेस मिलती थी स्पेशल। ठीक। तो स्कूल के जो मुस्लिम बच्चे हैं और मुस्लिम टीचर्स है, वो स्कूल में से जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ते थे, बाद में वापस आते थे। तो उस वक्त क्या था कि
मुस्लिम टीचर्स एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स तो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे 1.5 घंटे तक, और हिंदू टीचर्स और हिंदू स्टूडेंट जो थे स्कूल के, वो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, रखड़ने के लिए निकल जाते थे। तो वहाँ फिर एक नए प्रिंसिपल आए हमारी स्कूल में, उनका नाम था A.L. जोशी। अच्छा। आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। वाह। तो A.L. जोशी, अनंत प्रसाद लक्ष्मी प्रसाद जोशी, वो बड़े धार्मिक प्रकृति के आदमी थे। ओशो रजनीश को वो पढ़ते थे। और उन्होंने तय किया कि भाई ये मुस्लिम बच्चे और टीचर्स नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हिंदू बच्चे और टीचर्स वो घर पर या तो इधर उधर फिर वो घूमने के लिए चले जाते। फिर उन्होंने जो जाने का बंद करा दिया कि भाई मुस्लिम बच्चे और टीचर्स 1.5 घंटे के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हिंदू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वो स्कूल में ही रहेंगे। और उन्होंने बोला कि ये हिंदू धर्म की कुछ चर्चा वहाँ करेंगे, होगी वहाँ। तो उन्होंने फिर गीता उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वाह। तो दर शुक्रवार को हिंदू टीचर्स और हिंदू स्टूडेंट्स के सामने वो गीता की चर्चा करते थे। अच्छा। कोई न कोई विषय लेते थे, गीता का बैकग्राउंड है, अलग अलग अध्याय है, वाह। तो उसके ऊपर वो चीज़ें बताते। तो उस वक्त सबसे पहले हमको पता चला कि भाई हम हिंदू हैं। ओहो, अच्छा, हम हिंदू है ऐसा पहली दफा पता चला। और हिंदुओं का धर्मग्रंथ गीता है तब पता चला, वो पहली दफा पता चला। तो ऐसी तरह से ये 9वीं कक्षा के लेकर 11वीं कक्षा तक 10-11 3 साल तक वहाँ ये गीता का सत्र ये दर शुक्रवार को ये हमारे प्रिंसिपल चलाते थे। तो ऐसी तरह से गीता जी हमारे जीवन में गीता जी ने प्रवेश किया। तो वो तो 3 साल तो पूरे हो गए वहाँ। फिर बाद में हम तो कॉलेज में चले गए। तो कॉलेज में जाने के बाद भी हमारी कोशिश रही कि कुछ हम गीता के बारे में कुछ जाने। तो ऐसी तरह से जब भी समय वगैरह मिलता था तो गीता हम पढ़ते थे। और धीरे धीरे दूसरे जो अपने जो शास्त्र है उनको भी पढ़ने की हम लोगों ने मैं पढ़ता था। ऐसी तरह से ये आध्यात्मिक यात्रा का है, प्रारंभ हुआ। ये आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हुआ। ऐसा है बंजारा साहब, गीता का जहाँ प्रारंभ होता है तो फिर गुरु की कृपा होती है। हाँ। आपके जीवन में गुरु की कृपा जैसे हुई उसका थोड़ा संस्मरण। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। मेरा खुद का ये अनुभव रहा है जी कि सनातन धर्म के जो शास्त्र है, खास करके जो आध्यात्मिक शास्त्र है, ये शास्त्रों को यदि हमें जानना हो, उनका रहस्य हमें जो पकड़ना हो, तो गुरु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। बिना गुरु, अनुभव किए हुए जो गुरु होते हैं, ऐसे गुरु के श्री चरणों में बैठ के ही गीता जैसे शास्त्र का अर्थ हमारे समझ में आता है। तो गीता तो हमने पढ़ने की शुरुआत 9वीं कक्षा थी तब से किया था। लेकिन हम स्वीकार करते हैं आपके सामने कि गीता जी में हमारा प्रवेश नहीं होता था। गीता जी जो है उसमें प्रवेश होता ही नहीं था, क्योंकि ये भीतर का रहस्य है। बिल्कुल, श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए उसके लिए। तो लेकिन फिर हम 1980 में परम पूजनीय आशाराम जी बापू है, वाह, उनका आश्रम ये मोटेरा में, अच्छा, अहमदाबाद में है। उनका उस वक्त शुरुआत थी। उनके मतलब दिव्य प्रवचन और ये उनका जो प्रारंभिक काल था। तो उस वक्त हम उनके चरणों में गए और हमने उनकी दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद फिर ये जो गीता है इसको समझने की कोशिश की, उनके प्रवचनों के माध्यम से भी गुरु कृपा हुई। और धीरे 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 भीतर की यात्रा शुरू हुई।
और एक और भीतर की यात्रा चलती रही और उसके साथ ही गीता के जो अध्याय है उनके जो रहस्य है वो भी पकड़ में आने लगे। तो आपने सही प्रश्न पूछा है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपके इस स्वीकरण से। मैंने देखा है कि दिग्गज, क्योंकि परम पूज्य आशाराम जी महाराज का इस देश पर, समाज पर, हिंदू राष्ट्र पर बहुत बड़ा उपकार है, और जो मीडिया में है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये खुले मंच से स्वीकार करना इतने मतलब श्रद्धा हो से कि वो आपके गुरु हैं। मैंने दिग्गजों को देखा है वो टाल देते हैं, और आपने इस बात को बड़ी सहजता से किया कि परम पूज्य आशाराम जी महाराज मेरे गुरु हैं और उनके कारण गीता आपके प्रवेश में है। उस गीता को आपने पचाया, फिर वही गीता से जो आपको मिला होगा सबल, अंदर की यात्रा में गीता ने आपको मदद दी होगी जरूर, जेल की यात्रा में। ये विषय निकला ही है जी। तो मैं आपको और भी दृढ़ता के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि दो विषयों को मैंने कभी छुपाया नहीं, छुपाया ही नहीं जी। लेकिन ये दोनों विषयों का मुझे गौरव है। वाह। दो विषय ये है कि जैसे आपने अभी मुझे बताया और मैंने कहा कि मुझे इस बात का गौरव है कि मैं परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू का शिष्य हूँ। एक ये बात, और दूसरी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। बहुत बड़ी बात। ये दो बातें मैंने कभी नहीं छुपाई। ये दोनों बातों का मुझे गौरव था, गौरव है और गौरव रहेगा, रहना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब हम जानते हैं कि जो स्वयंसेवक है वो राष्ट्रवादी होगा ही, और आपके अंदर जो वो आभा, वो जो विचार, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, और इतनी यातनाओं, इतनी कठिनाइयों में आपको जो बल मिलता है, ये ऊंची प्रेरणा का ही रहा होगा कारण। लेकिन फिर भी मैं आध्यात्मिक यात्रा की तरफ ही आ रहा हूँ। मैंने जब आपसे कई बार चर्चाएं मेरी होती हैं, मैंने बड़े बड़े सन्यासों को मांडुक्य उपनिषद हों या गीता जी हों या अलग उपनिषद हों, उस पर गहराई में उतरते हुए नहीं देखा। आप इतने कठिन विषयों को भी इतनी सरलता से कैसे बता पाते हैं? समझना स्वयं से तो ठीक है, लेकिन समझाना, उस विषय को बिल्कुल न्याय संगत समझाना, ये कृपा शुरू से ही रही या अध्ययन करना पड़ा इस पर? नहीं, ये एक तो इसमें एक तो गुरु कृपा, बिल्कुल, वो तो है ही, चाहिए ही। गुरु कृपा के सिवा नहीं हो सकता, ये विषयों में प्रवेश ही नहीं होता। समझने की तो बात छोड़ो, प्रवेश ही नहीं होता उसमें। तो गुरु कृपा तो है ही हमारे ऊपर, हमारे गुरु की कृपा रही है हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। लेकिन साथ साथ में ये जो विषय आप जो कहते हैं उपनिषद वगैरह, गीता वगैरह है, तो इसकी जो समझ है, तो समझ के लिए तो वांचन मनन चिंतन तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो हम तो पुलिस अधिकारी रहे, तो पुलिस अधिकारी को तो टाइम होता ही नहीं है। तो हमारे पास गीता जी का अध्ययन था, अकेले गीता जी का बहुत पहले से था, लेकिन बाकी के जो शास्त्र है उसका अध्ययन हमारे पास नहीं था। लेकिन हमें समय मिल गया जब हम जेल में गए तब सदुपयोग ले लिया समय का। तो समय जब हम जेल में गए तो केस में से बाहर निकलने के लिए, केसेस में से बाहर निकलने के लिए, जमानत ऊपर छूटने के लिए, ये तो सब हमारा संघर्ष चला। लेकिन उस वक्त हमने समय का सदुपयोग किया। जैसे आप जेल में थे और आपने समय का सदुपयोग किया, ऐसी तरह से मैंने भी समय का सदुपयोग किया। ये जो उपनिषद है, ये स्टडी मैंने जेल में की, और गीता जी, ब्रह्मसूत्र, षड्दर्शन, ये जेल में जब था तब मैंने अभ्यास किया। और इतना ही नहीं, गांधी विचार मीमांसा, महात्मा गांधी का जीवन और इनका योगदान, उनकी पूरी विचारधारा, तो गांधी विचार मीमांसा, उसका मैंने बड़ा गहनता से अभ्यास किया और उसका मैंने एग्जामिनेशन दिया। अच्छा। तो
पूरे स्टेट में मैं प्रथम था। हाँ, पूरे गुजरात में जेल में बैठे बैठे जेल में मैंने बैठे-बैठे। एग्जामिनेशन दिया। पूरे गुजरात स्टेट में मैं प्रथम था। अच्छा। गांधी विचार मीमांसा। हम्म, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने जेल में बैठे बैठे पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अच्छा। मेरा जो स्टडी बाहर का जो एमएस यूनिवर्सिटी का जो स्टडी था हम्म, वो ग्रेजुएट तक का ही था। हम्म, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद आप यूपीएससी जीपीएससी एग्ज़ाम दे के आप परीक्षा पास करके अधिकारी बन सकते हैं। हम्म, तो जब उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही था तो हम ज़्यादा समय क्यों बिगाड़े। हम ग्रेजुएट हुए नहीं हुए, एग्ज़ाम दिया, पास हो गया और सर्विस में लग गए। हम्म, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं किया था, जेल में बैठ के हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और विषय था वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ठीक। ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हाँ, तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में। तो उस यूनिवर्सिटी में से हमने ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया और डिग्री हासिल की हमने एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। वाह, विज्ञान प्रवाह है। मास्टर ऑफ साइंस। तो मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री किसको मिलती है? यदि हम फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में या तो बायोलॉजी में बॉटनी वगैरह में हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जी। तो ही एमएससी की डिग्री मिलती है, क्योंकि ये साइंस माने जाते हैं। इसके अलावा दूसरे विषय में हम एग्जाम देंगे तो एमए की डिग्री मिलेगी, मास्टर ऑफ आर्ट्स, नॉट मास्टर ऑफ साइंस। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका भी विषय है मेरा भी विषय है, जी। ये जो स्पिरिचुअलिटी है, जो जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, विद्या नाम अध्यात्म विद्या। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो भी एक विज्ञान है। जैसे फिजिकल विज्ञान बाहर की दुनिया का स्टडी करता है, तो ये जो अध्यात्म विद्या है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, वो भीतर का जो विज्ञान है उसका स्टडी करता है। तो मैंने ये जेल में बैठे बैठे ये स्पिरिचुअलिटी पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ऐसी तरह से ये आधुनिक ढंग से भी स्पिरिचुअलिटी क्या है उसको जानने की कोशिश की। और बाकी अपने जो शास्त्र है, ये शास्त्रों को भी पढ़ने का मुझे चिंतन मनन करने का समय मिला। तो ऐसी तरह से ये गहन विषयों में मैं गहराई से प्रवेश कर सका और उस विषय को जान सका। इतना ही नहीं, उसका मैंने अनुभव किया, क्योंकि अपने शास्त्र अनुभव के शास्त्र हैं। बिल्कुल, ये अनुभव का विषय है। हमारी जो परंपरा है, हमारे देश का जो धर्म कहो या तो आध्यात्मिकता कहो, ये कोई मान्यता का विषय नहीं है। ये किसी प्रोफेट ने कहा है या तो किसी किताब में है और इसको आप मान लो, वो हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा ये है कि कोई भी सत्य हमें जानने का है। मानो नहीं जानो, मानो नहीं जानो, जानो। और हम जान सकते हैं, हर एक व्यक्ति जान सकती है। एक वैज्ञानिक जैसी तरह से प्रयोग करके फिजिकल साइंस में सत्य को जान लेता है, ऐसी तरह से हम हमारे शरीर को एक प्रयोगशाला बना के आध्यात्मिक सत्य है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरे धर्मों में सारे लगभग मुझे लगता है एक सनातन को छोड़कर एक मानने की प्रथा है। हाँ, सनातन जानने की प्रथा, जानने की यहीं पे मेरे ख्याल से ये फंडामेंटली फर्क है। फंडामेंटली फर्क है। और हमने जानने की कोशिश की, और एक और तो गुरु कृपा, दूसरी ओर जेल की कृपा समझ लो। मैं इसको कहता हूँ बंधन योग की साधना। बंधन योग की साधना जो भी कह दो, हमें तो फलीभूत हुई। हाँ, तो क्या है कि हमने तो जेल को ही तपोभूमि बना ली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि जेल में सिर्फ सारे अपराधी नहीं होते, आरोपी नहीं होते। जेल में कृष्ण भी होते हैं, जेल में गांधी भी होते हैं, और जेल में लोकमान्य तिलक भी होते हैं, अरविंदो भी होते हैं जी। तो ये तो प्रारब्ध और कुछ और चीजें हैं बियॉन्ड ये कॉस्मिक डिजाइन की एक खेल है। लेकिन साथ साथ आपने इतनी शानदार यात्रा आध्यात्मिकता की कर्म योग किया, फिर राजनीति में क्यों प्रवेश किया? ये प्रजा विजय पक्ष, पिछले चुनावों के अंदर आप पार्टी लेकर के आए, क्या जरूरत थी? पहले मैं जब जेल की बात चली है तो एक विषय थोड़ा रह जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जेल में बैठ के हमने समय का सदुपयोग किया। पढ़ने वाली बात है वो तो मैंने आपको बताई, चिंतन मनन।
साधना कह दो, कुछ भी कह दो, अंदर की बात है। जेल में अंदर बैठकर हमने बहुत कुछ किया है। उस समय हमारी 3 काव्य संग्रह, विजय पथ है, सिंह गर्जना है, रणटंकार है, हाँ, काफी प्रख्यात पुस्तकें हैं हाँ, आपकी। तो 3 काव्य संग्रह हमारे पब्लिश हुए। एक अनपब्लिश का भी नाम बता दें, राष्ट्रवंदना। हाँ, तो हमारे जो 3, जैसे अभी आपने बताया कि विजय पंथ, हाँ दूसरा सिंह गर्जना जी, तीसरा रणटंकार। रणटंकार, ये 3 काव्य संग्रह है। गुजराती में है। गुजराती में है। ठीक। और ये जो काव्य संग्रह सब देशभक्ति के उसके अंदर गीत है और काव्य है। देशभक्ति के और आध्यात्मिकता के 2 विषय है उसमें। ठीक ये हमारे 3 काव्य संग्रह है। वो जेल में बैठे बैठे ही पब्लिश हुए। और एक और काव्य संग्रह, उनकी जो कविताएं हैं वो तो हमने जेल में बैठे ही लिख ली थी, लेकिन फिर वो पब्लिश हम नहीं कर पाए। तो वो काव्य संग्रह है जो अनपब्लिश्ड है। जब भी समय मिलेगा हम अभी पब्लिश करेंगे उसको। तो उसका नाम है राष्ट्रवंदना। ये जेल में हमने बैठे बैठे कुछ डिग्रियां भी ली और पढ़ाई भी की, काव्य भी हुआ और काव्य संग्रह है उनका भी पब्लिकेशन हुआ। ठीक। क्या बोल रहे थे? लेकिन राजनीति के विषय में प्रवेश अभी ये क्या है कि जेल में से हम बाहर आए, पहले ही हमें साधु संतों में प्रीति रही है। साधु संतों के प्रति हमारा बहुत लगाव बहुत पहले से रहा है, बचपन से रहा है, ऐसा ही कहो। तो जेल में से निकलने के बाद हमने साधु संतों का संपर्क किया और सनातन धर्म के जो साधु संत है, अपने कई संप्रदाय है। हाँ, बिल्कुल। तो सनातन धर्म के साधु संत सब एक मंच पर आए और हमने विषय दिया कि भाई इस देश में आदि अनादि काल से राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता रही है। तो राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता अभी भी प्रस्तापित की जाती है। राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। राम राज्य था तो राज सत्ता भगवान राम के पास थी, धर्म सत्ता वशिष्ठ जी के पास थी। बिल्कुल। तो वो राम राज्य एक आदर्श राज्य सनातन धर्म में माना जाता है। तो राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता उस वक्त भी थी। आधुनिक युग में चाणक्य चंद्रगुप्त के समय में भी राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता थी। चाणक्य सम्राट थे, राज सत्ता चंद्रगुप्त सम्राट थे, राज सत्ता उनके पास थी। तो धर्म सत्ता चाणक्य के पास थी। तो अभी भी ये भी तथाकथित सेक्युलर स्टेट में भी राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता प्रस्तापित की जा सकती है। आवश्यकता भी है, आवश्यकता भी है और की जा सकती है। तो इस विषय को लेके गुजरात के हजारों साधु संत इस विषय को पकड़ लिया और एक मंच पर आ गए। गुरु वंदना मंच जी, एक मंच पर आ गए। तो राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। ऐसी तरह से अपने एक मुहिम चलाई, एक मूवमेंट चलाई, एक आंदोलन चला। 2 साल तक गुजरात के अंदर चला। जी बिल्कुल, मैं उसका साक्षी हूँ। हाँ, और आप भी इस आंदोलन में है ही। बिल्कुल, अपने कई कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहे हैं। तो ये अपना विषय था। और ये जो पक्ष वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये एक सैद्धांतिक विषय है कि भाई अभी जो राज सत्ता है किसी के भी पास है। डेमोक्रेसी में तो कोई कायमी किसी के पास राज सत्ता हमेशा नहीं रहेगा, ये तो परिवर्तन किसी के पास कायमी तो नहीं होता है ना। बिल्कुल। ये अपने देश की बात करें तो आज़ादी के बाद 60 साल तक राज सत्ता तो कांग्रेस के पास रही। फिर बीच में कुछ समय के लिए राज सत्ता जनता पक्ष के पास आई। अभी 2 टर्म से पहले भी एक टर्म आया था तो राज सत्ता बीजेपी के पास राज सत्ता आई। तो मतलब डेमोक्रेसी में राज सत्ता जो है वो आनुवंशिक नहीं होती है, परंपरागत नहीं होती है। कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है और राज सत्ता बना सकती है। राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। तो जो भी अभी जो पक्ष है वो राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता का स्वीकार करते हैं तो वेल एंड गुड। यदि नहीं करते हैं तो संतों के पास ऑप्शन है, डेमोक्रेसी है।
आज की तारीख में 5,000 से ज्यादा पक्ष है, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज है। राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता का स्वीकार अभी जो राज सत्ता है उसको करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो संतों के पास ऑप्शन रहता है, संत खड़े हो सकते हैं और वो धर्म सत्ता इस देश की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म सत्ता ही इस देश का स्वभाव में भी है, जिनोम में है, डीएनए में है। हाँ, हम धर्म प्रधान राष्ट्र हैं, हाँ, सब विवेकानंद जी भी कह हाँ, गए। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल आपने प्रेरणा दी, आपने एक ये मुहिम प्रारंभ किया, हाँ, और मेरे ख्याल से जिनमें चेतना थी और जिन्होंने इसको पकड़ा वो तो चल पड़े। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये आपका जो विचार है ये और जोर पकड़ेगा पूरे देश में, और पूरे राष्ट्र का ये जो ध्वज है सनातन का पूरे विश्व में फहरेगा। और मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इस बात को मैं विराम देना ही नहीं चाहूँगा। मैं कहूँगा कि अर्ध विराम पे आज हम इसको रखते हैं। जो जनता जनार्दन हमें देख रही है, आपको सुन रही है, उनका जो भाव होगा, क्योंकि आपके एक खजाने को मैं जानता हूँ कितना गहरा है, तो उस खजाने का तो आज 2-5% ही हमने टच किया है, तो उस खजाने को आपको बांटने फिर आना पड़े। तो इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर से मिलेंगे इसी निवेदन और प्रार्थना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमो नारायण। स्वामी जी, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, यहाँ आके आपके समक्ष, आपकी उपस्थिति में जो भी प्रश्न आपने पूछे, मेरे विचार व्यक्त करने का मौका आपने मुझे दिया। मैं आपको खूब खूब स्वामी जी धन्यवाद देता हूँ, खूब खूब साधुवाद देता हूँ, और आपकी ऐसी तरह से आशीर्वाद मेरे ऊपर उतरते रहे, और भविष्य में भी फिर से दोबारा आपके जल्दी दर्शन हो, मिलना हो, इस अपेक्षा के साथ पुनः प्रणाम। नमो नारायण।